नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपति सरपा। आपका स्वागत है उड़ान के एक और क्लास में। अभी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से एक अच्छी खबर आई है कि कॉमर्स के जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक अवसर है कि वो लोग एक खास एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकते हैं, जिसका नाम है उप अंकेक्षक। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम ने ये पोस्ट निकाले हैं और उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सूचित करना चाहते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा सिलेबस का और हल्का सा एक डेमो भी मैं रखना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग इस पे आगे तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो पाठ्यक्रम में जाने से पहले ना एक बार थोड़ा सा उप अंकेक्षण परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके सामने दिख रहा है। इसमें जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ ना ज़रूरी तिथियां इसकी बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 29/4 से चालू हो गई है, 29 अप्रैल से, और अंतिम तिथि बच्चों 22 मई तक की रखी गई है। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए 23 मई का समय दिया गया है, 23 मई से 25 मई का। और परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 5 जुलाई से आप मान सकते हैं, और ज़्यादातर व्यापम के केस में जो संभावित तिथि रहती है उसी में एग्ज़ाम कराने का इनका ट्रेंड रहता है। ठीक है, परीक्षा का समय सुबह 10 से 12:15 के बीच का समय है बच्चों। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और व्यापम की वेबसाइट पर इससे अधिक जो भी अधिक आपको जानकारी चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लास रहेगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसके रहेंगे, तो इसकी ज़्यादा जानकारी आप लोग सेंटर में कॉल करके या फिर वेबसाइट पे जाकर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस उप अंकेक्षक की परीक्षा के सिलेबस के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि ये जो क्लास है बच्चों, ये केवल बी कॉम ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है, केवल बी कॉम ग्रेजुएट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई और संकाय का अगर कोई ग्रेजुएट है, ठीक है, स्नातक धारी है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे ही कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या पास्ट में जिन्होंने पास आउट किया है। जाहिर सी बात है, जो एज रिलैक्सेशन है वो व्यापम के नियमानुसार आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए अधिक जानकारी लिए आपको व्यापम की वेबसाइट में उसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर बात करें हम लोग किस प्रकार से इस सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है अंक के हिसाब से, कॉमर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, तो लेखांकन समूह जो है मुख्य समूह 35 नंबर का इसमें से सिलेबस है बच्चों। अंकेक्षण, आपका नाम ही उप अंकेक्षक का पद है। ठीक है, तो अंकेक्षण एक खास विषय होने वाला है। तो अंकेक्षण समूह में भी 35 नंबर आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। मैनेजमेंट ग्रुप जो है प्रबंध समूह, उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अर्थशास्त्र से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अंकों का जो समीकरण है आपके सामने है, कैसे बाइफरकेशन किया गया है। तो अकाउंटिंग और ऑडिट मिला के 70 नंबर का आपका सिलेबस बनता है बच्चों। ठीक है, तो 70 नंबर आपको अकाउंटिंग और ऑडिट से ही हैं, और वहीं 30 नंबर बस जो हैं वो आपको प्रबंध और अर्थशास्त्र समूह से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सिलेबस में। इंग्लिश में भी वही चीज़ दिया हुआ है। आपको बता दूं कि क्लासेस अपेक्षित अगर आप रखते हैं हमारे संस्था से, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बाइलैंग्वेज रहेगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा का उपयोग करते हुए आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो भाषा हमारी बाइलैंग्वेज रहेगी, नोट्स भी बाइलैंग्वेज रहेंगे। आपको क्लास नोट्स जो स्क्रीन पर हम पढ़ाते समय उपयोग करेंगे वो तो प्रदान करेंगे ही, साथ में कुछ एडिशनल नोट्स वगैरह या हमको डिटेल में कोई चीज़ देनी रहती है तो हम अलग से आपको आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास, हम उसमें प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहला है बच्चों अकाउंटिंग ग्रुप, ठीक है, या लेखांकन समूह। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र रखते हैं। बीच में एक आध छोटे मोटे टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा डेमो के स्टाइल में आप लोगों को बताऊंगा भी, बट आज का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे सिलेबस को एक बार आप लोग समझ लो। ठीक है, हालांकि एक नज़र आप लोगों ने ज़रूर एडवर्टीजमेंट में तो देख लिया होगा, बट एक बार मेरे चश्मे से, मेरे नज़र से भी सिलेबस को आप लोग देखिए, और हम लोग थोड़ा इसमें प्लान कर पाएंगे कि किस प्रकार की तैयारी हमको करनी है। ठीक है, आइए। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों, पहला जो पार्ट है उसमें
फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो आधारभूत लेखांकन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक परिचय, ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, परिभाषाएं, आवश्यकता, उद्देश्य, इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, और इसकी शाखाएं आप पढ़ रहे हैं तो आगे सिलेबस में भी हमको मिलेगा। जैसे कि लेखांकन की शाखाओं में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग आती है, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। उनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है यहाँ, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, बहुत ज़्यादा पोर्शन उसका नहीं है, मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। शाखाओं की बात करें थे तो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत और अवधारणा और प्रथाएं, ये बच्चों शुरू से ही जब से कॉमर्स से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस देखे जाते हैं और देखे जाते रहेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अच्छे से समझेंगे। और हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि व्यापम थोड़े नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर चुकी है। ठीक है, जिसमें असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरा JKLM पैटर्न, आजकल जोड़ी मिलाओ वाला पैटर्न, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अभी चैलेंज हमारे सामने थोड़ा ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे चैप्टर को, और उसके क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे, और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी हर टॉपिक से हम लोग देखेंगे कि कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो पहला फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को देखने के बाद हम लेखांकन व्यवहार या फिर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से व्यवहारिक लेखांकन आपका चालू हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आप सीखना चालू कर दोगे। जाहिर सी बात है ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया टाइम रहेगा रिवाइज करने का, अपने लूज एंड्स को टाइट करने का, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पाने का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, समझेंगे। आज के डेट में डबल एंट्री सिस्टम ही उपयोग किया जाता है बच्चों बहुतायत में, व्यवसाय में, समझेंगे। उसी पर आधारित आपका बाकी का सिलेबस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग सीखेंगे जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कैसे किया जाता है, जिसे कैश बुक कहते हैं, कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। तो ये फंडामेंटल जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं उनको हम एक गो थ्रू करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, और एक साथ इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चैप्टर का MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग और व्यवहारिक अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के शुरुआती चैप्टर्स यहाँ तक देखे हैं बच्चों। इसी में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कैश बुक, और लिखा है इंक्लूडिंग GST ट्रांजैक्शन, तो इसको भी समझेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यहाँ पे देखो डॉट करके दे दिया है, अपने आप में एक अलग से चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और वैसे ही एक बड़ा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पास्ट में देखा गया है कि जैसे यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के अवधारणाओं और सिद्धांत और प्रथाओं से जो क्वेश्चन आते हैं ना, कन्वेंशंस एटसेट्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही ये दो जो टॉपिक है ना वो बहुत एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फेवरेट इसलिए है क्योंकि वाकई में इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते आपको बनता है, और अक्सर आप लोग देखोगे कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स में, चाहे आप नेट सेट जो कोर कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होता है, या फिर बैंकिंग का कोई पेपर आ रहा है, या फिर पहले पास्ट में देखा गया है अकाउंटेंट के पोस्ट या ऑडिटर के पोस्ट आए हैं, उसमें इन चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एकदम किल कर देंगे, रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे, तो हम पाते हैं कि हमें पढ़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, मूल्यह्रास का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा तड़का लगाएंगे, लेखांकन मानक जिसे कहते हैं। ठीक है, और मूल्यह्रास को कैसे, उसका मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, फाइनल अकाउंट्स में कैसे दर्शाया जाता है, सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, और कैसे प्रकार के क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतिम खातों का निर्माण, जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम लोग समायोजन रहित और समायोजन सहित, यानी कि एडजस्टमेंट के बिना कैसे बनाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट्स के साथ कैसे फाइनल अकाउंट्स को बनाया जाता है, ये भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आते आते आप ना मेन जो अकाउंटिंग आपका जो भाग है ना बच्चों, अकाउंटिंग ग्रुप का मेन आइटम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खत्म कर दोगे। ठीक है, उसके बाद एक
आजकल ये बहुत फेमस टॉपिक ऐड कर लिया गया है कॉमर्स के करिकुलम में, जहाँ पर कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को आपको अपेक्षा की जाती है कि उसके बारे में आपको जानकारी रहे, क्योंकि हर चीज़ आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो अकाउंटिंग का भी इस वाला जो ये वाला जो पहलू है ना, उसको अछूता मत रहे एक छात्र, उसके लिए हमेशा ये सिलेबस में डाला जाता है और कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें आपको लिखा गया है कि किसी भी लोकप्रिय सॉफ्टवेयर को उपयोग द्वारा इसको समझना है आपको। ठीक है, तो इसमें बच्चों एकदम बिना किसी विवाद के टैली जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कोई भी एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर चुनना है तो लोकप्रिय सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, SAP होता है, बहुत सारे कंपनीज के ERP मॉडल्स आते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर अगर बोला जाए तो निर्विवाद रूप से टैली ही है जो हमको सीखना पड़ेगा। तो वहाँ कैसे वाउचर का निर्माण किया जाता है, व्यवहारों का अभिलेखन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे रिपोर्ट्स अपन तैयार करते हैं, कैश बुक कैसे होता है, बैंक बुक, लेजर कैसे टैली में कैसे मेंटेन होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से टैली का छोटा सा क्रैश कोर्स हम लोग करने वाले हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पूरा टैली का एक अलग से दुनिया है, उसकी अलग से कोर्स और डिग्रीज उसके लिए आजकल डिप्लोमा वगैरह मिलता है, बट हम लोग यहाँ पर एक फेयर अमाउंट ऑफ स्टडी ज़रूर करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हमारे सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है? कंपनीज के लिए किए जाने वाले अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या निगमीय लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे क्या क्या। देखो यहाँ पर हमसे क्या अपेक्षित है। ऐसे तो कॉर्पोरेट अकाउंट भी बहुत बड़ा सिलेबस है, बट आपको सीमित दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। क्या क्या पढ़ने के लिए बोला गया है? अंश एवं ऋण पत्र लिखा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक बार बताता हूं, इधर आओ। लिखा है शेयर्स एंड डिवेंचर, 2 डॉट लगाया है, उसके बाद बोला है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स लिखा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग यहां पर व्यापम ने किया है हमको कि शेयर्स एंड डिवेंचर तो इधर लिखा है, लेकिन इशू फॉरफीचर एंड री इशू शेयर्स बस का लिखा है, ना कि यहां पे डिवेंचर को ऑब्लिक करके डाला है या एंड करके डिवेंचर लिखा है। ठीक है, बट सिंस हेडिंग में ही शेयर्स एंड डिवेंचर है, तो मैं आप लोगों को ना सिर्फ इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगा, बल्कि इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र का निर्गमन और शोधन भी आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं, खास करके फॉर फीचर ऑफ शेयर्स आप लोग को पता होगा बच्चों। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स और उसमें कैपिटल रिजर्व की क्या भूमिका रहती है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही हमारा कोर यहाँ पे फोकस रहेगा कि वाले पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिकली हम सीख लें। ठीक है, उसके बाद जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट में हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना देखा, समायोजन सहित समायोजन रहित, वैसे ही आप देखोगे कि फाइनल अकाउंट्स कॉर्पोरेट के कैसे बनाए जाते हैं या कंपनीज के कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे बनाए जाते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बनाए जाते हैं। ये देख के बहुत खुशी हुई कि कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है, नहीं तो आज भी बहुत ज़्यादा गलती की जाती है CGPSC और CGWAPM के द्वारा कि आज भी कंपनीज एक्ट 1956 को कोट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक अनदर एक चैप्टर बच्चों। ठीक है, कंपनी का समापन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत कैसे कंपनी का समापन किया जाता है, और इसके अलावा वॉलंटरी लिक्विडेशन या फिर कोर्ट के आदेश के द्वारा लिक्विडेशन, कोर्ट के आदेश के द्वारा समापन, वो सारी प्रकार की प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे, और उसके अकाउंटिंग कैसे होती है, लिक्विडेटर कौन होता है, वो कौन सा स्टेटमेंट बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, सारा चीज़ उसमें हम लोग बिल्कुल द्विभाषी तरीके से समझेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद आप लोगों से कॉर्पोरेट अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर पूछा गया है। लेट मी टेल यू, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ हॉट टॉपिक। ठीक है, आपको जरूर ख्याति का मूल्यांकन पूछेगा ही पूछेगा। एक सर्टेन सिचुएशन दे देगा, एक पर्टिकुलर मेथड पूछ लेगा कि इस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। काफी फेमस क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा वैल्यूएशन ऑफ शेयर उतना ज्यादा रिपीट नहीं होता है एग्जाम में, बट फिर भी उसको भी हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार आपका अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन होता है खत्म। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। आगे के सिलेबस में जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमें पढ़ना पड़ेगा लागत लेखांकन। ठीक है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में एक और पड़ाव
कॉस्ट अकाउंटिंग। शुरुआत में ना बच्चों, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया था, लुका पेसिलियो ने पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया, अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक किया, धीरे धीरे अकाउंटिंग डेवलप होने लगा। ठीक है। लागत लेखांकन अपने आप में एक अलग विषय नहीं था पहले, बट समय के साथ क्या हुआ, लागत लेखांकन को एक अलग पहचान मिली जब व्यवसायों में प्रॉफिट्स को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। कोई भी व्यवसाय प्रॉफिट कमाने के लिए ही व्यवसाय करता है, ठीक है। और प्रॉफिट को बढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा लो, रेवेन्यू मतलब अपने सेल्स को बढ़ा लो। सेल्स कैसे बढ़ेगा, जब आपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाओगे, ठीक है, या क्वांटिटी को बढ़ाओगे। प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना यह आपके हाथ में नहीं रहता, ये मार्केट फोर्सेस के हाथ में रहता है, डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में रहता है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में रहता है, वो है लागत को आप नियंत्रित कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ना आपको एक एज प्रदान करता है, एक थोड़ा सा टूल प्रदान करता है कि किस प्रकार आप लागत को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी समीक्षा कर सकते हो और कैसे आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहीं से कॉस्ट मैनेजमेंट को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आप बेहतर तरीके से कर लो तो अपने आप आपके व्यापार में आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए लागत लेखांकन की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके मेथड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ये काफ़ी प्रचलित हो गया है और बी.कॉम में आप लोगों ने बी.कॉम सेकेंड ईयर में डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है कॉस्टिंग के, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, एटसेट्रा। सारे कॉमा कॉमा करके जो भी टॉपिक दिए हैं ना, सबको अच्छे से उसकी पड़ताल करेंगे, ठीक है। और ये पहला इसका जो पार्ट है थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद ना बच्चों कॉस्ट जो है ना, वो पूरी तरह से, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एलॉबरेट करूं, तो जो कॉस्ट है ना, वो तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है और तीन चीज़ें ही मिलकर कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग का पूरा बॉडी का निर्माण करती है। एक है मटेरियल कॉस्टिंग, दूसरा है लेबर कॉस्टिंग और तीसरा है ओवरहेड की कॉस्टिंग। मटेरियल मतलब आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट में के निर्माण में लगाने वाले हो, ठीक है। दूसरा लेबर, जो भी वेजेस आप पे करते हो, लेबर यानी कि कितना आप एक प्रति व्यक्ति को भुगतान करते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, उसके संबंध में पूरी अकाउंटिंग। और ओवरहेड्स बच्चों, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का सार है, इन्हीं तीनों में कॉस्ट अकाउंटिंग समाया हुआ है। तो मटेरियल में हम लोग समझेंगे डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, कैसे मटेरियल की कॉस्टिंग निकाली जाती है, ठीक है, किसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं, किसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इत्यादि हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे। EOQ क्या होता है, ठीक है। लेबर के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि कैसे लेबर को एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है, कैसे लेबर की कॉस्टिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार लेबर लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेबर लोगों को इंसेंटिव्स मतलब उनके लेबर के पेमेंट, वेजेस के अलावा जो इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं या अतिरिक्त आय उनको जो प्रदान की जाती है, वो किस प्रकार उनकी गणना की जाती है। ओवरहेड्स बच्चों, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में अप्रत्यक्ष व्यय जो बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे ही कॉस्टिंग की दुनिया में ना अप्रत्यक्ष व्ययों को ओवरहेड्स या परिव्यय के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको परिव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं। तो ये तीनों चीज हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो वही आप लोग सिलेबस में पाओगे, इसको बताना इसलिए जरूरी था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बॉडी में पहले मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग यानी कि लेबर कॉस्टिंग पढ़ेंगे और फिर ओवरहेड्स को पढ़ेंगे। तो ये तीन इनकी बॉडी हैं बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग के, और ये तीनों ही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अलोकेशन एंड ये जो ओवरहेड्स का ही पार्ट है,
इसके बाद एक टॉपिक रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर पार्ट नहीं बोल सकते हम लोग, कहीं ना कहीं ये मिक्स आप बोल सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज का एक चैप्टर रहेगा जिसको आप लोग फेमसली रेशियो एनालिसिस के नाम से जानते हो, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इसके संबंध में क्वेश्चन देखे जाते हैं। कई बार मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिलते हैं कि करंट रेशियो दिए रहता है, करंट एसेट बताओ बोल देता है या कैश बताओ बोल देता है। देखेंगे वैसे क्वेश्चन जब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आप पाते हैं यहां पर वापस से ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में, यहां पर थ्योरेटिकल रूप से। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था ऊपर कि एक कोई भी फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चर्चा करो। तो बेसिकली ना ये वाला टॉपिक और ऊपर जो हम लोगों ने देखा था ना अपने चॉइस का एक सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों एक साथ ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खत्म हो जाएगा। तो अतिरिक्त चैप्टर है बस, एक तो रिपीट चैप्टर है बस। चलिए, कॉस्टिंग के बाद आपके सिलेबस में आता है मुख्य भाग अंकेक्षण का। 35 नंबर का डिस्कशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला 35 नंबर आपके सामने क्विकली डिस्कस करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको सीधा हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऑडिट का फंडामेंटल सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे, जहां पे परिचय जानोगे कि अंकेक्षण का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फिर व्यापम का थोड़ा सा एक दोष निकालूंगा मैं यहाँ पर, आंतरिक जांच प्रणाली करके लिखा है। ठीक है, इसको एक बार इंग्लिश में आप लोगों को दिखाता हूं। लिखा है इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एटसेट्रा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और अच्छे से कराऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ऑडिट, स्पेशल ऑडिट वगैरह दिया है, कंपनी ऑडिट दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट दिया है। अब यहाँ पर ना एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिट या बाह्य अंकेक्षण या स्वतंत्र अंकेक्षण जिसको बोलते हैं, उसके बारे में सिलेबस में डिस्कशन नहीं है। तो क्या वो सिलेबस में है या नहीं है? ऑडिट है तो, और जो जिस पोस्ट में आप लोग सेलेक्ट होगे बच्चों, वहां पर आप आंतरिक अंकेक्षण नहीं करने वाले हो। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, बाह्य अंकेक्षण क्या होता है, समझाऊंगा मैं जब पढ़ेंगे। तो बाह्य अंकेक्षण यहाँ पर या एक्सटर्नल ऑडिट या फिर स्वतंत्र अंकेक्षण या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट के बारे में सिलेबस में उतना डिस्कशन नहीं है, बट हम लोग ज़रूर इसको थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि अगर उससे प्रश्न आए तो ज़रूर हम लोग बना पाएँ। तो वो एक थोड़ी सी कमी लगी यहाँ पर मेरे को। बाकी ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई सेड। इसके बाद ऑडिट का एक पक्ष आता है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टिगेशन के तरीके क्या हैं, एटसेट्रा। और उसके बाद वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन इत्यादि, रिसेंट ट्रेंड्स। ये वाला आजकल देखा जा रहा है कि आजकल ना बच्चों कॉस्ट ऑडिट कराया जा रहा है, टैक्स ऑडिट कराया जा रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट कराया जा रहा है। आम ऑडिट क्या है, अपने फाइनेंशियल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी ऑडिट कराना, वो आम प्रकार का ऑडिट है। ठीक है, लेकिन नए ट्रेंड्स क्या है, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑडिट, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बच्चों प्रबंध समूह, ठीक है, या मैनेजमेंट वाला। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, चाहे सेमेस्टर सिस्टम से पास आउट हुए हो या एनुअल सिस्टम से। ज़्यादातर एनुअल वाले ही होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अभी अभी ही एनएपी आया है तो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, अदरवाइज तो एनुअल सिस्टम में ही हम सब ने बीकॉम किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बेसिक प्रबंध का परिचय, नियोजन यानी कि प्लानिंग, निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, सब सस्ता सुंदर टिकाऊ जो हम लोगों ने पीओएम में पढ़ा हुआ है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, फटाफट फटाफट इसको करेंगे। क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे, सिद्धांत एटसेट्रा वाले जो पॉइंट रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, समझेंगे। हेनरी फ्योल टेलर, इन्होंने क्या इस बारे में कहा है। ठीक है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आप मैनेजमेंट पे देख पाओगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन वाला पार्ट है। 15 नंबर का औकात है इसका, और इसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है,
इसके बाद बच्चों आपको देखने के लिए मिलता है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी एक्ट से रिलेटेड कुछ सिलेबस के पार्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कंपनी अधिनियम 2013 को एक थोरली स्टडी आपको बोला गया है कि आप कंपनी अधिनियम की भी जानकारी रखें, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से और एकदम लॉ के तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कंपनी की परिभाषा, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में कंपनी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, एक कंपनी किसको बोलते हैं? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसको कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट एक टीजर आपको दे रहा हूं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या कंपनी एक नागरिक है, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी के प्रकार तो आप लोग बिल्कुल फटाफट बता दोगे, सर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, इतने सारे बता दिया मैं। बट कौन कौन से कैटेगरी वाइज कंपनी को कैसे वर्गीकृत किया गया है वो हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी का समामेलन, कंपनी कैसे अस्तित्व में आती है उसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे बच्चों। अंश पूंजी का निर्गमन कैसे होता है, ठीक है, कैसे इशू ऑफ शेयर, प्रैक्टिकल तो हम लोग ऊपर कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल या उसका लॉ वाला एस्पेक्ट हम यहाँ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। डायरेक्टर कैसे नियुक्त होता है, उसके पारिश्रमिक, उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। और एक खास चीज़ आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी, शायद ये वाला पोर्शन मेरे अलावा कोई और एक फैकल्टी हैं जो भी एक्सपर्ट होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज मैं ही इसको डील कर लूँगा। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, तो एक नया एक एस्पेक्ट आप लोग के लिए डाला गया है इस पर्टिकुलर सिलेबस में। तो एक्सपर्ट जो भी इस टॉपिक के होंगे उनके द्वारा इसको ज़रूर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद वित्तीय प्रबंधन, एक छोटा सा लाइन डाल दिया है, लेकिन आपको कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा है, मैंने इंग्लिश में तुरंत अनुवाद करके बता दिया है। ठीक है, क्या क्या था? कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको एकदम नेग जैसा दे दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ऐसे तो तुम लोग देखते हो 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब इसके अंदर खोलोगे ना तो पाओगे 9 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं इस पूरे सिलेबस में। ठीक है, जिनको बीच बीच में डाल दिया गया है। इंग्लिश में उसी वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है बच्चों। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। ठीक है, आइए उसके बाद लास्ट है बच्चों अर्थशास्त्र समूह। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसे सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट थोड़ा बहुत कर्टेल किया है आपको, बहुत ज़्यादा सब चीज़ नहीं डाल दिया है। ठीक है, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो इसका सीमित होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और सीमित इसलिए रखा गया है क्योंकि 15 नंबर ही दिया गया है बच्चों इसको। ठीक है, तो उस हिसाब से ही सिलेबस को रखा गया है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थ परिभाषाएं, उद्देश्य, प्रकृति इत्यादि हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाजार की मांग का विश्लेषण, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार, मांग की लोच इत्यादि पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, वापस से इसको फटाफट रिवाइज करेंगे और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा वेटेज स्टडी कराऊंगा आप लोगों को कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और कम आईएमपी चैप्टर्स को थोड़ा सा लाइट तरीके से हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़ा सा आप लोगों को पिंच दिया गया है, एक बाजार संरचना और फर्म उद्योग का संतुलन। पिंच दिया गया है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था करके एक टॉपिक डाला गया है। जनरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम लेवल पर छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में थोड़ा बहुत इसको सिलेबस में शामिल करने का कोशिश किया गया है, बट आपके सिलेबस में तो बेझिझक इसको डाला गया है। तो समझेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में अर्थशास्त्र जो है कैसे किस संदर्भ में उसको हम लोगों को पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कैसे माइक्रो और मैक्रो को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, भारत में बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक समझेंगे, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं, आरबीआई का रोल क्या होता है इत्यादि हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद
अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग मार्केट के प्रकार देखेंगे, कब एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम को प्राप्त करती है इत्यादि। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों, खाली चैप्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा सफर ले रहे हैं बस हम लोग कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस है, बट अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होता है, मोनोपॉली किसको बोलते हैं, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, ठीक है, इत्यादि हम लोग देखेंगे। ओलिगोपॉली क्या होता है, सब समझाऊंगा विस्तार पूर्वक। उसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करते हुए आपको दिया है कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक प्राइस कंट्रोल किस प्रकार से काम करता है, प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर किसे कहते हैं। ठीक है, समर्थन मूल्य शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मिनिमम रेट भी आप लोगों ने सुना होगा, और लास्ट में बैंकिंग इन इंडिया आरबीआई, जो कि एक अगेन इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ ये सिलेबस आपका खत्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये आपका सिलेबस जो है वो संपन्न होता है। काफी कुछ आपसे अपेक्षित है पढ़ने के लिए। सामने आपके बोर्ड पे 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर इसको आप खोल के देखोगे तो और अलग अलग लिखना चालू करोगे तो आप पाओगे कि लेखांकन समूह में ही 3-4 सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो हम लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग ईयर्स में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये है आपके सामने सिलेबस। ठीक है, एक छोटा सा एक टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और मैं क्लास को फिर ओवर करूँगा। बस एक छोटा सा, ताकि आपको एक झलक मिल जाए कि किस तरीके से सर पढ़ाते हैं और किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, चीज़ों को डील करने वाले हैं। आइए मैं एक टॉपिक लेता हूँ आप लोगों के लिए। हम लोगों ने देखा बच्चों कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स तो देखना ही है, जनरल लेजर, सब डिविजन जर्नल, कैश बुक एटसेट्रा। यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी ट्रांजेक्शन बोला है। ठीक है, तो एक छोटा सा झलक इसके लिए लेके चलते हैं। आप सबको पता है बच्चों कि अकाउंटिंग, जब हम कदम रखते हैं अकाउंटिंग के करिकुलम में, अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो शुरुआत की क्लास में ही हमको रूबरू कराया जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, वर्बल ही बता रहा हूँ, जब क्लास लेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बोलता है कि 3 टाइप के आपके खाते होते हैं, एक पर्सनल नेचर का, एक रियल नेचर का, और एक नॉमिनल नेचर का। तो पर्सनल नेचर में अपन लोग रूल अप्लाई कर देते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल नेचर के अकाउंट में हम लोग बोल देते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल नेचर में हम लोग बोल देते हैं कि एक्सपेंस वगैरह डेबिट होता है और इनकम एटसेट्रा क्रेडिट होता है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट फिनिशिंग इट अप। जब हम लोग इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। वैसे ही मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, वो अकाउंटिंग को ना 4 चीजों के हवाले कर देता है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। ये 4 चीजों में बांट दिया है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, या मॉडर्न अप्रोच ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप बोल सकते हो, कि जब भी एसेट क्रिएट होता है, ठीक है, या बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, और घटेगा तो क्रेडिट करते हैं। वैसे ही लायबिलिटी जब क्रिएट होती है या बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और जब घटती है लायबिलिटी तो क्रेडिट करते हैं। उदाहरण भी थोड़ी देर में दूंगा। एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, इनकम या गेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हो, ठीक है, कैश में आपने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करते हो। मान लो उधार में खरीदा, 10 लाख रुपए का बिल्डिंग है, ठीक है, आपने 5 लाख कैश दिया और 5 लाख क्रेडिट पे है, उधार पे। ठीक है, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री क्या पास करते हैं बच्चों, हम लोग अगर ये मॉडर्न अप्रोच ही अप्लाई करें तो बिल्डिंग इज एन एसेट, नो डाउट अबाउट इट। किसको एसेट बोलते हैं, किसको लायबिलिटी बोलते हैं, किसको करंट, किसको क्विक, सब हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल
किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि बिल्डिंग एक एसेट है। तो एसेट जब क्रिएट होता है या बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने लाख रुपए का बिल्डिंग आ रहा है, 10 लाख रुपीस का बिल्डिंग हमको पड़ रहा है, ठीक है। और जब एसेट घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश मेरा घट रहा है, टू कैश अकाउंट कर दूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा 5 लाख से, ठीक है, इसीलिए क्रेडिट किया जा रहा है। और हम लोग उधार में बिल्डिंग 5 लाख का खरीद रहे हैं बच्चों, 5 लाख उधार रख रहे हैं। तो उधार रख रहे हैं मतलब हमको किसी को देना है, हमारा दायित्व है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है या बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, करेक्शन हियर, क्रेडिट करेंगे, और घटेगी तो डेबिट करेंगे, ठीक एसेट का उल्टा, राइट। तो क्रिएट हो रही है लाइबिलिटी, तो टू वेंडर अकाउंट, जो भी मालिक होगा, जो भी बेचने वाला होगा बिल्डिंग का, हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक ब्रीफ मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कैसे काम करती है एक जनरल एंट्री के थ्रू, ठीक है। अब इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बच्चों, हम लोगों को बोला गया है कि जीएसटी को इंक्लूड करते हुए आपको अकाउंटिंग को देखना है, ठीक है। तो समझते हैं एक चीज, जीएसटी क्या होता है बच्चों, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आप सबको पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, लकीली या फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं रखा गया है, जो हमारे भार को थोड़ा कम करता है, बट थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ध्यान से समझना बच्चों, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक मान लेते हैं कंप्यूटर बेच रहा है, ठीक है, और ये एक पर्सन है जो कंप्यूटर को खरीद रहा है, ठीक है। तो दोनों के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार इसके अकाउंटिंग को समझते हैं बच्चों। आप सबको पता है जीएसटी जो है वो 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। थोड़ा बहुत तो फाइनल ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, हल्का फुल्का याद जरूर होगा। मेरे को पता है कि जो भी मेरे को ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग बीकॉम ग्रेजुएट तो हैं, ठीक है। तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि बहुत एक्सपर्ट होंगे जीएसटी में आप लोग, बट एक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ जीएसटी तो हमको है, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी वाला पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी वाला स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं कि विद इन द स्टेट में हम लोग कोई गुड्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये दोनों टैक्सेस 50-50% लगाए जाते हैं। और इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो आईजीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। एक बार उदाहरण की सरलता के लिए मैं आईजीएसटी लेता हूं, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50% करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, सिर्फ इसमें होने वाले जनरल एंट्री की मैं समीक्षा करूंगा आप लोगों के लिए और क्लास को ओवर करेंगे। एक बायर जो है वो खरीदेगा जब, तो कैसे खरीदेगा, मान लो कंप्यूटर वो ले रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेगा, एक संपत्ति आ रही है कंप्यूटर के रूप में, ठीक है। और वो करता है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करता है। और 2 अगर उधार में खरीद रहा है तो ये आदमी का नाम को क्रेडिट करेगा, और कैश में खरीद रहा है तो कैश को क्रेडिट करेगा। मान लेते हैं कैश में खरीद रहा है तो 2 कैश अकाउंट कर देगा, ठीक है। ये जो एंट्री है बच्चों क्या दर्शा रही है, कंप्यूटर का आना, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट के बढ़ रहा है मेरा, और कैश जा रहा है मेरा, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। मेरा ये सवाल है आप लोगों से, एक सेकंड पॉज करके आंसर कीजिएगा, इनपुट आईजीएसटी को किस हवाले से डेबिट किया गया है, किस हवाले से। जब मैं बोलता हूं ना तो मेरा ये पूछना है आपसे कि इसको एसेट के हवाले से डेबिट किया गया है या लाइबिलिटी के, एक्सपेंस के या इनकम के, ठीक है। एक बार आंसर कीजिए। अब मैं बताता हूं, ये इनपुट आईजीएसटी जो अकाउंट को डेबिट किया गया है ना बच्चों, ये 2 इसमें सिनेरियो हो सकते हैं। क्या क्या सर, अगर ये इंसान जो है ना वो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है, तब तो ये इसे एक संपत्ति के रूप में डेबिट कर सकता है। मतलब ये जो अभी जीएसटी पे कर रहा है ना बच्चों, कोई माल को खरीदते समय, तो जब ये बिक्री पर अपनी जीएसटी का भुगतान करेगा ना, जो जीएसटी कलेक्ट किया रहेगा लोगों से, उसका भुगतान जब गवर्नमेंट को करेगा, तो इसका ना क्रेडिट ले सकता है।
तो एक प्रकार से ये संपत्ति के दर्जे में आती है कि हाँ यार अभी मैंने खर्च किया है, ये बाद में यूटिलाइज होगा, उसी को तो एसेट बोलते हैं। और अगर ये जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है बच्चों, तब ये इसे एक एक्सपेंस के रूप में डेबिट करेगा। ठीक है, क्योंकि एसेट को भी डेबिट किया जाता है और एक्सपेंस को भी डेबिट किया जाता है। तो ये नजरिया आप लोग को मैं बस देना चाहता था इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को लेके। ठीक है, तो दोनों ही केसेस आपको समझ में आने चाहिए, रजिस्टर्ड है तो क्यों, नॉन रजिस्टर्ड है तो क्यों। इतना गहरी समीक्षा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं अंकेक्षक बनने की। ठीक है, और अंकेक्षण में बच्चों इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चनिंग या थोड़ा डीप एनालिसिस किसी पर्टिकुलर चीज का करना आवश्यक है। और ऑडिटर क्या करता है, पूरे अकाउंटिंग होने के बाद उसका काम आता है। तो ये अकाउंटिंग जो हुई है उसकी समीक्षा करना हमारा काम है कि ये सही तरीके से इसको अकाउंट किया गया है कि नहीं। मैं पूछूंगा उससे कि भैया जो अगर मैं इसका ऑडिट कर रहा हूँ ये बायर का, तो मैं पूछूंगा जो आपने माल खरीदा है आप क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या, वो हाँ बोलेगा तो मैं देखूंगा कि क्या इसको सही तरीके से इसका ग्रुपिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, वही सेलर के अगर बात करें बच्चों तो ध्यान से समझना, ये एंट्री क्या पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। और टू क्या करेगा बच्चों, सेल्स करेगा। सर ये टू कंप्यूटर क्यों नहीं करेगा, इसका एसेट कम हो रहा है तो टू कंप्यूटर करना चाहिए। नहीं, इसके लिए तो ये नॉर्मल एक स्टॉक है ना कंप्यूटर, इसके लिए संपत्ति थोड़ी स्टॉक था, तो ये नॉर्मल टू सेल्स अकाउंट करेगा। ठीक है, बिक्री को, रेवेन्यू को। ठीक है, क्योंकि इनकम या रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है बच्चों। ठीक है, कैश आ रहा है। और टू आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करेगा। अब आपसे सवाल है, पॉज करके बताइएगा, ये टू आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट किया इसने, ये किस हवाले से किया, एसेट के हवाले से, लायबिलिटी के हवाले से, इनकम के हवाले से या एक्सपेंस के हवाले से। सही उत्तर, बहुत सबने सही उत्तर दिया। इसने ये किया है मेरे बच्चों 1 2 3 4 लायबिलिटी के हवाले से। लायबिलिटी के हवाले से क्यों, जो ये कंप्यूटर बेच रहा है बच्चों उसके बदले पैसा लिया हो जिसमें शामिल है जीएसटी का वैल्यू, ये इसकी तिजोरी में नहीं जाएगा, ये इसकी जागीर नहीं है, ये गवर्नमेंट को बाद में जमा करेगा। जीएसटी के नाम पे लिया हुआ पैसा गवर्नमेंट का है, तो इस जर्नल एंट्री में उसे एक लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये किस हवाले से क्रेडिट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो रहा है क्रेडिट, क्रिएट हो रहा है लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डेमो आप लोगों के लिए एक छोटे सा टॉपिक का। ऐसे ही विस्तार पूर्वक हम सारे सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक नियत तिथि के अंदर मैंने सोचा है 45 लेक्चर के अंतर्गत मैं इसको कंप्लीट कराऊं, 40 से 45 जितना जल्दी हो सके हम लोग इस सफ़र को चालू करेंगे। ठीक है, 11 तारीख से आप लोगों की क्लासेस रहेंगी और मैं आशा करूंगा कि ज़रूर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक करें। लगभग 70 पोस्ट हैं इसमें, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरा नाम है भूपति सरपा, मिलते हैं आप लोगों को क्लास में। थैंक यू सो मच।